आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ डेली बॉल यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अच्छा जी, ये 2018 इलेक्शन की मेरी आखिरी तकरीर है। 12 बजे मैं ये तकरीर खत्म कर रहा हूं और मैं चाहता हूं, क्योंकि आपने मुझे जिताना इंशाल्लाह 25 तारीख को, इसलिए आपसे मैं थोड़ी सी हट के बात करूंगा और बड़ा नारों के बगैर आराम से तहम्मुल से आपने मेरी आधा घंटा बात सुन ली। देखिए, आज से 22 साल पहले मैंने अपना सफर शुरू किया। मैं वो पाकिस्तान का पॉलिटिशियन हूं जिसको सब जानते थे। मुझे पॉलिटिक्स की कोई जरूरत नहीं थी। मैं क्रिकेट का इंटरनेशनल स्टार था। मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं थी। मुझे अल्लाह ने सब कुछ दे दिया था। मेरी जिंदगी आसान थी। सारे दरवाजे मेरे लिए खुले थे। बेनजीर भुट्टो मेरी क्लास फेलो थी। नवाज शरीफ को क्रिकेट का शौक था, लेकिन अपने अंपायर खड़े करके हमेशा क्रिकेट खेलता था, लेकिन सबको जानता था मुझे पॉलिटिक्स कुछ नहीं दे सकती थी। मैं पॉलिटिक्स में इसलिए आया कि अल्लाह ने मेरे में ईमान डाल दिया पॉलिटिक्स से आने से पहले। और ईमान इंसान को ये कहता है कि अल्लाह ने इंसान को किसी मकसद के लिए पैदा किया। जितना अल्लाह इंसान को देता है उतनी इंसान जिम्मेदारी डाल देता है तो उन लोगों के लिए वो क्या करता है जिनको अल्लाह ने ज्यादा नहीं दिया। ये था मेरा मकसद आज से 22 साल पहले पॉलिटिक्स में आने का। मेरा नस्बुलैन था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, कि अल्लाह सिर्फ तेरे ऊपर मैं ईमान रखता हूं और सिर्फ तेरी इबादत करता हूं और सिर्फ तेरे से मदद मांगता हूं। इससे ये था जिसके ऊपर मैंने 22 साल पॉलिटिक्स की। और मेरा मकसद क्या था कि मैं अपने मुल्क को वो मुल्क बनाना चाहता था जिस वजह से पाकिस्तान बना था। इस मुल्क का मकसद था कि हमने एक इंसानियत का निजाम और इंसाफ का निजाम और दुनिया में मिसाल देनी थी एक इस्लामी फलाई रियासत क्या होती है। ये मकसद था। पाकिस्तान मेरे से सिर्फ 5 साल बड़ा था उम्र में। मैं पाकिस्तान के साथ बड़ा हुआ। तो मैंने जब पॉलिटिक्स की, मेरे बड़ा वाज़ेह मेरा मकसद था कि ये वो मुल्क बनेगा जिधर हम इंसानियत की कदर करेंगे। हमारा वो मकसद था कि हमने अपने कमजोर तबके की मदद करनी है। जो मैं 30 साल अपनी जिंदगी के 20 गर्मियां मैं इंग्लैंड में गुजारे, वहां मैंने इंसानों की कदर देखी, फलाई रियासत देखी, इंसानों को इंसान समझा, इंसान की डिग्निटी, इंसान को इज्जत देखी। उन्होंने अपने जानवरों को भी उस तरह रखा जो हजरत उमर ने एक दफा कहा था कि अगर कुत्ता भी मेरी रियासत में भूखा मरेगा मैं जिम्मेदार होऊंगा। तो मैंने उधर देखा, मगरिब में देखा, जानवरों की कदर देखी। जानवरों के लिए उन्होंने घर बनाए हुए हैं जिधर जानवरों के डॉक्टर होते हैं, जानवरों को खाना दिया जाता है, जानवरों के ऊपर कोई जुल्म नहीं कर सकता। ये मैंने देखा और मैं ये चाहता था कि हमारा तो एक अजीम
एक अजीम ख्वाब का नाम था पाकिस्तान, और हम क्या बन गए कि जानवर छोड़ो, हम जो इंसानों से इस मुल्क में करते हैं, जो दुनिया की पहली फलाई रियासत थी वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में बनाई थी। पहली दफा इंसान की इज्जत थी, डिग्निटी थी, डिग्निटी ऑफ मैन। पहली दफा एक रियासत ने माजूरों की, बेवाओं की, यतीमों की, गरीबों की जिम्मेदारी ली। वो था उसके हमारा जो ख्वाब था पाकिस्तान का, वो मदीना की रियासत के ऊपर था। और जो हम बन गए, इस छोटे से तबके का पाकिस्तान, पैसे वाले लोग, कोई उनके लिए अच्छे स्कूल, मेरी तरह के लोगों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल, मेरी तरह के लोगों के लिए अच्छी नौकरियां, मेरी तरह के लोगों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स, मेरी तरह के लोगों के लिए मिनरल वाटर, मेरी तरह के लोगों के लिए एयर कंडीशन, थोड़े से लोगों के लिए। और बाकी अवाम, हमारी अवाम जिधर गिरी हुई है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कोई दुनिया का माशरा उठ नहीं सकता जिधर एक छोटा सा अमीरों का जजीरा हो और गरीबों का समुंदर हो। कोई माशरा नहीं उठ सकता आज तक। चलेगा बस अच्छा, आप एक मिनट, 2013 में पाकिस्तानियों 5 साल जैसे गुजारे हैं, अगले 5 साल आप भी बर्दाश्त कर लेंगे। पाकिस्तानियों ये देखिए, 5 साल जैसे गुजारे हैं, अगले 5 साल आप भी बर्दाश्त कर सकेंगे। इमरान खान तो बर्दाश्त कर लेगा, आप नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। बस ये मैं 2013 आज का दिन था, मैं हॉस्पिटल के बिस्तर में था, इलेक्शन के 2 दिन पड़े थे। मैंने तब अपनी कौम से बिस्तर से कहा कि इमरान खान को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो इन जालिमों के 5 साल गुजार लूंगा। अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है, मेरी कौम कैसे गुजारेगी। अब वो 2013 और आज अपनी कौम का हाल देखें। 2008 से देखें, 2008 से जब से ये 2 जमातें इक़्तिदार में आई हैं, हमारा कर्जा, आप सबका कर्जा, कौम का कर्जा 6,000 अरब से क्या 28,000 अरब पे, 6,000 अरब साढ़े 7 सालों का कर्जा था, आज 28,000 अरब रुपया कर्जा है। और कर्जे का मतलब कि हर चीज महंगी, कर्जों की किस्तें अदा करने के ऊपर आप पे टैक्स लगते हैं, जब टैक्स लगते हैं सारी चीजें महंगी होती हैं। 10 साल पहले बिजली 2 रुपए 13 पैसे यूनिट, आज 9 रुपए 86 पैसे यूनिट, 4 गुना ज्यादा बिजली बढ़ी है। गैस 4 गुना ज्यादा बढ़ी है 10 सालों में। खाना की चीजें, दूध जो आम बच्चों की सबसे इंपॉर्टेंट खुराक है, जिससे न्यूट्रिशन बच्चों को मिलती है, 25 रुपए लीटर से आज 100 रुपए लीटर गया। अमेरिका में दूध 60 रुपए का लीटर मिलता है, इंग्लैंड में दूध 40 रुपए लीटर मिलता है। यहाँ जिधर मिनिमम वेज सबसे कम तनख्वाह 15,000 है, यहाँ दूध 100 रुपए लीटर है। वहां कम से कम तनख्वाह अमेरिका में, यूरोप में 2 लाख रुपया महीना है। और उधर सोचे उन्होंने दूध की कीमत नीचे रखी क्योंकि उनको पता है कि बच्चों को दूध की जरूरत है, न्यूट्रिशन की जरूरत है। इसलिए यहाँ हमने अपने कमजोर तबके को और दबाया 10 सालों में। और आज मैं आप सबके सामने कह रहा हूं, जिधर ये पाकिस्तान को ले गए हैं, किसी इकोनॉमिस्ट से पूछ लो कि रुपया जिस रेट पे गिर रहा है, हर रुपया जब गिरता है, यहाँ बिजली महंगी, गैस महंगा, सारी इंपोर्टेड चीजें महंगी, ट्रांसपोर्ट महंगी, ये सारी जो महंगाई आ रही है, ये जो करप्शन और चोरी और नाहिली इन 2 जमातों ने किया है, ये कौम उसकी कीमत अदा कर रही है अपने खून से। गरीब अपने खून से कीमत अदा कर रहा है। लोग ये महंगाई की कीमत घरों में औरतों से पूछते हैं
जो ये रुपया गिरा है 130 रुपए डॉलर पे, जैसे जैसे रुपया गिरता कर्जे बढ़ जाते हैं। जब कर्जे बढ़ते हैं, जो आपको कर्जे दे रहे हैं वो चाहते हैं कि कर्जा वापस करो। तो जब वापस करेंगे तो वो कहेंगे टैक्स लगाओ, टैक्स लगेगी, सारी चीजें महंगी होंगी। जैसे जैसे रुपया गिरेगा कर्जा बढ़ेगा। आम आदमी, मैं अब आपको बता रहा हूं होना क्या है। एक है सैलरी क्लास, तनख्वाहदार तबका। तनख्वाहदार तबका, उसकी तनख्वाहें तो बढ़ नहीं रही, चीजें 4 गुना ज्यादा बढ़ रही हैं और अब मजीद और बढ़ेंगी। आप सोचें, मुझे एक टीचर का खत आया, कहती मैं और मेरा खामद काम करते हैं, हमारे 3 बच्चे हैं, वो भी काम करता है, मैं पढ़ाती हूँ, उससे हमारा पैसा पूरा नहीं होता। मैं घर आके ट्यूशन लेती हूँ, मैं ट्यूशन लेती हूँ रात के 11 बजे तक, ताकि हमारे पास पैसा, हम बच्चों का ध्यान रख सके। कहती मैं कैसे, मेरे पास टाइम ही नहीं है बच्चों को देखने का, मैं थकी हुई सोती हूँ और हर रोज सुबह से लेकर रात तक काम करती हूँ और फिर भी मेरा खर्चा पूरा नहीं होता। तो ये तो अब है, ये जो सामने महंगाई आने वाली है, जो ये रुपया गिरा और ये जो अगलों ने टैक्स लगाना है, कर्जे जो चढ़ गए हैं, 28,000 अरब के जो कर्जे हैं, अगलों ने अभी टैक्स लगवाना है। तो पहले तो तैयार हो जाए कि अगर हमने इसी तरह चलते रहे तो और कुछ ले जाएगा तनख्वाहदार तबका। नर्सेज, वो बेचारी, एक नर्स का मुझे आया, वो बेचारी शाम को आती है, फिर एक्स्ट्रा जाके किसी के घर काम करती है पैसा पूरा करने के लिए, फिर भी बच्चों को टाइम नहीं देती, फिर भी पैसा नहीं बचता। सारा तनख्वाहदार तबका का आज ये हाल है। कोई भी किसी से और नीचे चले जाए, ये छाबड़ी वालों को देखें तो सारा दिन बेचारा बैठा होता है, फ्रूट बेचता, जैसे महंगाई होती है और वो बेचारा नीचे चला जाता है। मजदूरों को देखें, सड़कों पे गर्मी में काम करते हैं, कैसे वो पैसे लेते हैं, कैसा गुजारा करते हैं। ये आम औरतें बेचारी, बच्चे उनके, दूध जो 100 रुपए लीटर चला गया है, कैसे वो बेचारे बच्चों को देंगी। मैं आज सबको आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखें, जिस तरह ये मुल्क को ले गए, अगर हमने इस्लाहत ना की, हमने रिफॉर्म्स ना की, हमने अपने मुल्क के अंदर जो ये इदारे हैं, जो जिनका काम है चोरों को पकड़ना और पैसा कलेक्ट करना, FBI, NAB, FIA, अगर हमने इन इदारों को ठीक ना किया और हमने अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म ना किया, हमने अगर जिस तरह चलते रहे, अगर हम ऐसे चलते गए, आप यकीन रखें वेनेजुएला वाला हाल होगा। वेनेजुएला के अंदर लाइनें लगी हुई है, पेट्रोल ही नहीं वो इंपोर्ट कर सकते थे, लाइनें लगी हुई है पेट्रोल पंप के बाहर, क्योंकि उनके पास पेट्रोल ही खत्म हो गया, क्योंकि पैसा ही नहीं था इंपोर्ट करने के लिए। उसी तरह अर्जेंटीना से ये हो चुका है। तो अगर जिस तरह हम जा रहे हैं, अगर हमने अब अपने रुख ना बदला, अपनी तकदीर ना बदली, तो आगे आपके लिए मजीद मुश्किलात हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास पैसा ही नहीं होना अपनी फौज को मेंटेन करने का। और फौज को अगर आप नहीं मेंटेन करेंगे तो मुसलमान, दुनिया में देखें कैसी आग लगी हुई है, हर जगह मुसलमान मर रहा है। जो सीरिया से देखें, सोमालिया से देखें, मुसलमानों का हाल देखें। आज अगर ये पाकिस्तान टूटा नहीं तो ये दाद दे अपनी फौज को, जो ये दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रही है। हिंदुस्तान 15 मिनट और सुने जरा। ये देखें कि आजकल कमाल एक चीज हो रही है, हिंदुस्तान को, मीडिया को बड़ा फर्क पड़ गया है कि पाकिस्तान में धांधली होने जा रही है। मगरबी मीडिया को तकलीफ हो गई है कि पाकिस्तान में धांधली होने जा रही है और फौज करवा रही है धांधली। मैं ये सोच रहा हूं कि हिंदुस्तान के मीडिया को कितना क्यों परवाह हो गई, जब मैं 126 दिन सड़कों पे
करने दे रहा था कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो, मैं धांधली के खिलाफ निकला था, तब इनको क्यों नहीं कुछ हुआ? तब संडे टाइम्स को क्यों नहीं तकलीफ हुई? तब ये मगरबी अखबारों को क्यों नहीं फिक्र पड़ी कि एक आदमी कह रहा है सारी जमातें कह रही है धांधली हुई, पर मैं कह रहा हूं कि तफ्तीश करो, और ये तफ्तीश नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने मिलके मैच फिक्स किया था। अब इसलिए नहीं बोल रहे थे कि जिसने धांधली की थी वो इनका खास एसेट था, वो इनका लाडला था, वो हिंदुस्तान का भी और इनका भी लाडला था, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का लाडला था, वो था नवाज शरीफ। इसलिए कोई बोल नहीं रहा था। मैं सड़कों पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम जमहूरियत के लिए निकले हुए हैं, मुझे ही बुरा भला कह रहे हैं कि जनाब वो जमहूरियत को डिस्टेबलाइज कर रहा है। पर आज कभी इलेक्शन भी नहीं हुआ, ये सारों को खौफ आ गया है कि तहरीक इंसाफ का सैलाब आ रहा है, इनको पता कि सुनामी आ रही है। अभी जिधर आप हैरान होंगे कि जिस गर्मी में मैंने अब तक, ये मेरा 60वां जलसा है, 60वां जलसा, जिस गर्मी में मैंने जलसे किए हैं, मैं तो दाद देता हूं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। पख्तूनख्वा के अंदर दोपहर की 3 बजे की गर्मी में हजारों लोग सड़कों पे खड़े हैं, पसीना पसीना, लेकिन निकले हुए हैं, नजरिए के लिए निकले हुए हैं, किसी और पार्टी के लिए क्यों नहीं निकल रहे? ये 4 दीवारी के अंदर छोटी छोटी जलसियां कर रहे हैं, कन्वेंशन कर रहे हैं, इनके लिए क्यों नहीं लोग निकलते? सबको पता है कि आज पाकिस्तान में एक पार्टी का तूफान आया हुआ है, सबको पता है कि क्या होने वाला है, और इससे डर के बस अब तुमने बोल, जिधर भी हो, किधर बैठा, 10 मिनट रह गए, इसलिए मैं पूरी बात आपसे करना चाहता हूं। ठीक है, सुने आप, मैं इन सबसे पूछता हूं कि इनको क्यों नहीं, ये इंटरनेशनल मीडिया को क्यों नहीं नजर आ रहा कि एक जमात के साथ सारी कौम निकली हुई है, बाकी सारी जमातें मिलके भी इतना भी जलसा नहीं कर सकती जितना ये आपके सामने बैठी है, बल्कि जितनी ख्वातीन है इतना भी नहीं जलसा नहीं कर सकती। तो ये सारे तैयार कर रहे हैं, पता है कि मैच का रिजल्ट इंशाल्लाह 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 एक नया पाकिस्तान आने वाला है, तो सारे तैयार हुए हैं पहले से कहने के लिए। मैं इन सबको कहता हूं, ये जो जमातें हैं, अगर तुम्हें इतना खौफ था रिगिंग का, धांधली का, तो क्यों नहीं तुम मेरे साथ निकले जब मैं कह रहा था कि 4 हल्के खोलो ताकि 2018 का इलेक्शन ठीक हो? क्यों नहीं निकले साथ? अब सारे इकट्ठे हुए हैं, और इनके साथ नवाज शरीफ को कहता ना खलाई मखलूक, इनके साथ गैर मुल्की मखलूक मिली हुई है, और हिंदुस्तान के अखबार जनाब नवाज शरीफ को मजलूम बनाया हुआ है। मैं हिंदुस्तान के लोगों से पूछता हूं कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं भी कहता हूं हिंदुस्तान से दोस्ती होनी चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि कश्मीरियों से जो जुल्म हो रहा है वो खत्म होना चाहिए। और क्यों? हाँ, और मैं ये पूछता हूं कि इनको नवाज शरीफ से इश्क क्यों हो गया है? हिंदुस्तान के मीडिया को नवाज शरीफ क्यों पसंद आ गया है? मैं आपको बताता हूं क्यों आ गया। नवाज शरीफ जान गया कि अगर इसने अरबों रुपया अपना बाहर पड़ा हुआ बचाना है तो इसको इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की मदद चाहिए। उनको खुश करने के लिए ये उनकी गेम प्लान पे चल रहा है। उनका गेम प्लान क्या है कि पाकिस्तान की फौज को कमजोर करो ताकि हिंदुस्तान इस खित्ते का थानेदार बने। पाकिस्तान भूटान और बांग्लादेश और नेपाल की तरह एक कमजोर सा मुल्क रह जाए अगर इसकी फौज खत्म हो जाती है। तो ये पूरी साजिश की तरह उनके साथ बना हुआ है। ड्रोन लीक्स में इसने हमारी फौज को सारी दुनिया में बदनाम किया। उसके बाद मुंबई अटैक्स, क्या
कहता कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने करवाई है, वो बात की जो हिंदुस्तान का मौकफ है। और हमें इसने जो FATF की ग्रे लिस्ट पर डलवाया इसके कहने से, और फिर ये जरा सुने आप, इसने खत्म नबूवत का हल्फ बदलने का कोशिश की, इसको खुश करने के लिए। वो खत्म नबूवत का हल्फ किसी दीनी जमात ने नहीं लेके आई थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो एक सेकुलर अपने आप को कहते थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे। 1974 में असेंबली में 23 दिन डिबेट चली, फिर फैसला किया गया हल्फ का, फिर हल्फ का फैसला किया गया खत्म नबूवत का। तो क्या वजह थी? फिर खुफिया तरीके से नवाज शरीफ ने वो हल्फ निकालने की कोशिश की। मैं आपको बताता हूं, ये उसी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए, अपने आप को बताने के लिए कि मैं आपका आदमी हूं, इसने ये इसके चेंज लेके आया था। और जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी ये चीज साबित होगी। पहले इन्होंने डिनाई किया कि नहीं जी हमने कुछ नहीं किया, फिर पकड़े गए, फिर उन्होंने कहा इंक्वायरी होगी। अभी तक राजा जफरुल हक की रिपोर्ट का आया नहीं कि किसने हल्फ बदलाया था। मैं आपको बता रहा हूं, ये नवाज शरीफ ने करवाया था अपने आप को इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए और कहने के लिए कि जी मैं तो आपका आदमी हूं। कहने का मकसद ये है कि जब किसी भी लीडर का जीना मरना पाकिस्तान में ना हो, कभी उस जमात को वोट ना दो। उनका स्टेक पाकिस्तान में नहीं है। और ये मेरे खिलाफ क्यों है? मैं फिर से कहता हूं कि मैंने तो कभी नहीं कहा कि हमें हिंदुस्तान से जंग लड़नी चाहिए। मैं तो ये नहीं कहा, मैं तो कहा मैं अच्छे ताल्लुकात हिंदुस्तान से भी सबसे रखने चाहिए। लेकिन उनको ये पता है कि ना इमरान खान का अरबों डॉलर बाहर पड़ा है, ना वो कंट्रोल हो सकता है। इमरान खान अपनी कौम के साथ खड़ा होगा, कौम के इंटरेस्ट के साथ खड़ा होगा। और ये इनको नामंजूर है, ये पुतले चाहते हैं, ये आसिफ जरदारी की तरफ पुतला चाहते हैं, नवाज शरीफ की तरह। तो मेरे आखिर में सुनिए मेरी बात, आप 5 मिनट रह गए, सुने जरा, सुने, बस 1 मिनट, 5 मिनट रह गए। मैं आखिर में आप सबको एक पैगाम देना चाहता हूं। हाँ, अच्छा, उस पैगाम से पहले सब मकामी लोगों के लिए, डिफेंस के या ये जो आबादियों में लोग रहते हैं, मुझे आपके कब्रिस्तान का पता चला है। इंशाल्लाह ये तो आपका हक है। इंशाल्लाह कब्रिस्तान, आपका पानी का मसला का मुझे पता चला, वो देंगे। और गैस का करूंगा, ये इंशाल्लाह हम करेंगे। ये इस सारे इलाके की, अच्छा हम तो करेंगे, ये तो 5 साल इक़्तिदार में ये नहीं कर सके, इंशाल्लाह हम करके दिखाएंगे। लेकिन आखिर चीज सुने, देखिए मेरे पाकिस्तानियों, कभी अल्लाह मौका देता है कौम को अपनी तकदीर बदलने का। इस मौके को जाने ना देना, मेरे लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, एक खुददार पाकिस्तान के लिए वोट डालना। ये कभी ना भूलना कि अल्लाह ने इस कौम को सब कुछ दिया, अल्लाह ने हर नेमत दी है। इस कौम को अल्लाह ने किसी चीज की कमी नहीं दी। इस कौम को सिर्फ एक चीज चाहिए, गवर्नेंस, मैनेजमेंट, गवर्नेंस चाहिए। इस मुल्क को मजबूत इदारे चाहिए। और इस मुल्क में इतना पैसा इकट्ठा हो सकता है, ये हमने पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चों पे लगाना है, अपने कमजोर तबके पे लगाना है। ये जो हमारा पिसे हुए लोग हैं, ये जो हमारे छाबड़ी वाले हैं, ये जो हमारे किसान पिसा हुआ है, जो बेचारा हमारा मजदूर सारा दिन मेहनत करता है, पैसा नहीं इकट्ठा होता, ये उस तबके को हमने ऊपर उठाना है। इंसानियत का निजाम लेके आना है।
रहम वाला माशरा बनाना है, जिसमें रहम हो, जिसमें फिक्र हो कि बेचारे लोगों का, कमजोर तबके का क्या हो रहा है। जिस दिन हमने अपने कमजोर तबके का, अपने मजलूम तबके का, पिसे हुए लोगों का, जिस दिन हमारे दिल में उनका रहम आया, हमने उनकी फिक्र की, उनके लिए काम किया, उनको उठाने की कोशिश की, अल्लाह की बरकत आएगी इस मुल्क में और इंशाअल्लाह ये एक अजीम मुल्क बनेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। बस अब तारीख बदलने वाली है, पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली है। आखिरी बात, अभी 1 मिनट है, आखिरी बात देखें, मैंने जितनी भी मैं कोशिश कर सकता था, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। मैंने 22 साल अपनी कौम के लिए, जितनी मेरे में हिम्मत थी, मैंने अपनी कौम के लिए की। सुन लें। अब मैं चाहता हूं कि आप भी पूरी कोशिश करें, क्योंकि कुरान में अल्लाह कहता है, मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। हम सारे कल तक अपनी पूरी कोशिश करेंगे, जल्दी सोना सारे कल रात को, क्योंकि आपने फजर को उठना है, और जो भी पोलिंग एजेंट्स हैं, आपने पोलिंग स्टेशन में तब तक बैठना है जब तक आप रिजल्ट ना पकड़ लें, और इंशाल्लाह हम यहाँ पाकिस्तान ना बना दें। पाकिस्तान और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।